तो 1993 मुंबई ब्लास्ट के आरोपी याकूब मेमन को कल सुबह फांसी दे दी जाएगी। 7 बजे नागपुर के सेंट्रल जेल में ये फांसी होगी और जब से फांसी की सजा पर मुहर लगी है, राजनीतिक हलके में गर्माहट छाई हुई है। राजनीतिक हस्तियां अपने अपने तरीके से प्रतिक्रिया दे रही हैं, कुछ समर्थन में हैं तो कुछ इसका विरोध कर रहे हैं। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं राजनीतिक गलियारों से, जरा उस पर भी एक नजर। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, महाराष्ट्र के गवर्नर का फैसला है, महाराष्ट्र सरकार का फैसला है। सभी ने एक सुर में कहा है कि याकूब को दया नहीं, क्योंकि ये देश की जनता की आवाज़ रही है, ये देश की जनता की मांग रही है। न्यायालय का आदेश है, ये फैसला है, हम इसका सम्मान करते हैं और हम इसका स्वागत भी करते हैं कि देर से ही सही, लेकिन जो पीड़ित लोग थे और जो लोग उसमें आतंकवादी घटना में जो लोग मारे गए थे, मैं मानता हूं कि उनको देर से ही सही लेकिन उनको न्याय मिला है। ये बिल्कुल सही फैसला है और यह जो लोग मरे 257 लोग और 840 से अधिक घायल हुए, उनके परिजनों के लिए यह सही जस्टिस है। और इस तरह का डिटरेंट फैसला हमारे लॉ मेकर्स ने इसलिए रखा ताकि बाकी क्रिमिनल्स, बाकी टेररिस्ट को भी मैसेज जाए कि इसके लिए हमारा टॉलरेंस जीरो है। याकूब मेमन के क्यूरेटिव पिटीशन को आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस न्यायिक प्रणाली की प्रक्रिया को आज पूरा हुई है, इस दृष्टि से इस पूरे मामले को देखती है और 1993 के बॉम्बे ब्लास्ट के जो विक्टिम्स हैं उनको चाहे आधा न्याय मिला हो, आज न्याय का एक हिस्सा मिला है, इस नज़रिए से देखती है। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं और न केवल मैं, इस देश के करोड़ों लोगों इसका स्वागत किया है और कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि पिछले इतने सालों तक हमने इंतज़ार किए हैं, सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला कर रही है हम उसका आदर करते हैं, लेकिन ऐसी क्या जल्दबाजी है कि गवर्नर एक ही दिन के अंदर उसका फैसला सुना देते हैं। क्यों नहीं जो नए तथ्य सामने आए हैं उनके ऊपर दोबारा गौर किया जाए, गौर करके, क्योंकि ये एक आदमी की जिंदगी का सवाल है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, यकीनन वो एक सेटबैक है, डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि जो 2 जजेस में ऑनरेबल जज जोसेफ कुरियन ने जो मुद्दे पॉइंट्स उठाए थे वो बिल्कुल सही थे। वो 900 लोग जो 92 दिसंबर और 93 जनवरी में मारे गए, जिसमें दोनों कम्युनिटीज के मासूम लोग थे, हिंदू और मुसलमान, उनसे इंसाफ का क्या होगा? क्या जिन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद किया 6 दिसंबर 1992 को, आखिर इतने ये विडंबना है कि एक आदमी की जान सबको नजर आ रही है लेकिन 257 लोगों की जान नहीं नजर आ रही है, जिसकी जान इस एक आदमी ने ले ली थी, जिसकी वजह से उन 257 लोगों की जान गई थी। एक बार फिर से अपने पैनल के पास लौटना चाहूंगी और ए.के. दुबे जी के पास आना चाहूंगी। ए.के. दुबे जी, आपने सुना कि सीधे सीधे, खासतौर से अगर इम्तियाज जलाल और ओवैसी की बयानों को अगर आपने सुना हो, तो दोनों ही एक बात कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उससे निराशा हुई है। वो कह रहे हैं कि नया एविडेंस सामने आया था तो नई तरीके से सुनवाई होनी चाहिए थी। देखिए, नया एविडेंस, वो वहीं पर नया एविडेंस कुछ भी नहीं आया सामने। वो कह रहे हैं कि जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर मर्सी पिटीशन डिसमिस होने के बाद और जो प्रोसीजर स्टेट गवर्नमेंट ने, टाडा कोर्ट ने जो सजा मुकर्रर किया कि इस दिन फांसी दी जाएगी, वो कह रहे हैं वो प्रोसीजर गलत है। बाकी प्रोसीजर्स, वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस की बात नहीं कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि याकूब मेनन उस मसले में नहीं था। वो ये साबित करें कि मुंबई धमाकों में याकूब मेनन का हाथ नहीं था, टाइगर मेमन का हाथ नहीं था, या उसके पीछे वो मास्टरमाइंड नहीं था, या उसके कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व नहीं था, तब तो बात वो कह सकते हैं कि नए एविडेंसेस आ रहे हैं। और ये सिर्फ मैं बताऊं कि ये जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष देश है और ऐसे लोग ही देश की संप्रभुता को स्टेबल नहीं रहने देते हैं और ऐसे ही लोग देश के अंदर रह के और विदेशों की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, या किसी जो कंट्रीज टेरर प्लॉट करती हैं इंडिया में, इंडिया को डीस्टेबलाइज करती हैं, ऐसी बातें करते हैं। तो उन लोगों से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे लोग बोले, लेकिन एक जो कानून है वो कानून अपना काम करते हैं। ये वही कानून है जो जानते हुए भी कि कसाब
मुंबई अटैक में 26/11 में शामिल था, फिर भी इस पूरी तरह से उसको ट्रायल का मौका दिया गया, पूरी तरह से निर्दोष करने का मौका दिया गया। और 1993 से 2015 की बात करें तो 22 साल होते हैं, और 22 साल में जो व्यक्ति यह सिद्ध नहीं कर सकता कि वहां पर नहीं था और उसकी सेल्फ एविडेंस आई। आप ये देखिए कि ऐसा नहीं है कि एविडेंस सिर्फ रिकॉर्डिंग हो, उसकी टीवी रिकॉर्डिंग, उसकी सेल्फ खुद से वो किसी रिपोर्टर से कह रहा है कि मैं पाकिस्तान गया, मेरा पासपोर्ट नहीं लिया गया, फैमिली को वहां पर भेज दिया गया। तो निश्चित तौर पर यह बहुत ही अच्छा फैसला है और अदालतों का जो निर्णय है वो पूरे देश में स्वागत हो रहा है और स्वागत योग्य है। और ऐसे उन लोगों को भी एक मैसेज जाएगा जो लोग देश को डीस्टेबलाइज कर रहे हैं या लोगों को मार रहे हैं। ठीक है, अमित मिश्रा जी, आप इस तरीके से जिस तरीके से राजनीति गर्मा गई है, जिस तरीके से अब विरोध के स्वर, बिना मतलब विरोध के स्वर उठ रहे हैं, आपको लगता है कि जो देश के राजनेता हैं वो सीधे सीधे, खासतौर से अगर जो बयान आपने सुना, जो तमाम नेता इसमें इन्वॉल्व हैं, आपको लगता है कि मुद्दे को भटकाकर सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने के लिए ये तमाम चीजें की जा रही हैं? बिल्कुल ओवैसी जी, बिल्कुल एक जो सांप्रदायिक राजनीति होती है उसे करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक याकूब मेमन जी का सवाल है, 22 साल में उनको पूरा भरपूर मौका मिला और पूरी स्वतंत्रता साथ मिला कि वो अपने पक्ष को रख सकें, लेकिन वो कहीं से कहीं तक भी ये सिद्ध नहीं कर पाए कि वो बेगुनाह थे या उनकी इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं थी। और जहां पर भी क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी की बात आती है वहां पर फांसी की सजा बनती है। और हमारे संविधान में, हमारे कानून में कहीं भी ये ऐसा नहीं है कि यदि इस गलती की वजह से कि कोई छूट गया है तो उसकी वजह से दूसरे को भी छोड़ दिया जाए। ओवैसी जी बार बार बात करते हैं, बाबरी मस्जिद की बात करते हैं, बेन सिंह की बात करते हैं, तमिलनाडु की बात करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यदि वहां पर किसी को छोड़ा गया है तो उसकी वजह से किसी दूसरे को भी छोड़ दिया, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। वो सब अलग अलग केस थे। एक सिंगल वहां पर आदमी था, चाहे वो राजीव गांधी जी का मामला हो, चाहे बेन सिंह का मामला हो, और वहां पर सरकार ने क्या करा। तमिलनाडु की जो पिटीशन है वो आज भी लंबित है, उस पर विचार चल रहा है। तो कहीं ना कहीं भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक समुदाय को लेकर उसकी राजनीति कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो सर्वोच्च न्यायालय है जिसपे कि पूरा देश अपनी आस्था रखता है, वो उसी पे एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, जो देश के लिए खतरा है और जो जनता है। फिर से वही बात लाके आपके सामने रखूंगी। कुछ देर पहले मैंने आपको मणिशंकर अय्यर साहब का जिक्र भी किया था कि वो भी इस तरीके की बातें, जो दया याचिका पे जो सिग्नेचर करके राष्ट्रपति को भेजा गया, उसमें उन्होंने भी साइन किया। अबू आजमी, अगर आपको याद हो, सीधे सीधे समाजवादी पार्टी से वो जो स्टेटमेंट देते हैं कि मुस्लिम होने का उनको नुकसान हो रहा है, इस वजह से उनको फांसी दी जा रही है, समाजवादी पार्टी आपके साथ सरकार में रही है, तो ये तमाम जो चीजें हैं कहीं ना कहीं से ये सवाल तो खड़े करती है ना। नहीं, मैंने आपसे शुरुआत में भी कहा कि इंडिविजुअल कोई व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया दे सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से पहले आपको नहीं लगता कि उन लोगों के अगेंस्ट अगर एक्शन लिया जाए तो वो भी एक नजीर पेश होगी? नहीं, बिल्कुल। मैं संदीप जी से भी यही सवाल अगर मेरी व्यक्तिगत राय पूछी जाए तो मैं बोलता हूं गलत है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से पहले एक पिटीशन गई, उसमें मणिशंकर अय्यर जी ने अपने साइन करे, वो एक अलग मामला है। लेकिन जवाब उसको फैसला आने के बाद राष्ट्रपति जी से तो मर्सी पिटीशन खत्म होने के बाद अगर आप ऐसा स्टेटमेंट देते हैं, आतंकवाद और आतंकवादियों को लेकर क्या आप फैसले का इंतजार करेंगे? क्या आपको नहीं लगता कि सरकारें आतंकवाद और आतंकवादियों के नाम पर भी राजनीति करती हैं? सीधे सीधे तो राजनीति का मसला है। मैं तो बिल्कुल उसका विरोध कर रहा हूं, लेकिन जब तक फैसला, आप खुद कह रहे हैं कि आपकी पार्टी के लोग वो इंतजार कर रहे थे फैसले का। याकूब मेमन सीधे सीधे आरोपी है, फैसले का इंतजार करने की क्या जरूरत है? जो चीज न्यायालय में लंबित है उसमें उसका इंतजार करना पड़ेगा। जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन नहीं देगा तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते कि वो अपराधी है या नहीं है। इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट में गए। लेकिन यदि मेरे व्यक्तिगत तौर पर मुझसे पूछा जाए तो मैं इस बात का विरोध करता हूं। ठीक है, मैं संदीप जी के पास आऊं, उससे पहले बीडी मिश्रा जी के पास आ जाऊंगी। बीडी मिश्रा जी, सीधे सीधे आप रक्षा विशेषज्ञ भी हैं और भी चीजों को, राजनीति को भी अच्छे से समझते हैं। आपको नहीं लगता जिस तरीके से हमारे देश के जो राजनेता है, अभी जैसे अमित जी ने भी कहा कि क्योंकि न्यायालय में लंबित था मामला इसलिए पहले साइन कर दिया गया, आतंकवाद और आतंकवादियों को लेकर चाहे कोई भी पार्टी हो राजनीति करती है, और ये जो नरम रुख दिखाया गया वो कहीं ना कहीं से गलत था। मैं ये कहना चाहूँगा कि आतंकवाद को जो भी संरक्षण देते हैं अल्टीमेटली उन्हीं को उससे नुकसान होता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ओसामा बिन लादेन है, जिसको अमेरिका ने पाला पोसा बड़ा किया और फिर उसने ट्विन टावर पर हमला करवाया। पाकिस्तान में अच्छा आतंकी और बुरा आतंकी, इस पर उन्होंने एक उस पर क्लासिफिकेशन किया। और फिर स्वात वैली में क्या हुआ, स्वात वैली का रिजल्ट हुआ मलाला यूसुफजाई। और मलाला यूसुफजाई, उसको कहाँ संरक्षण मिला? जाके उसका ब्रिटेन में ट्रीटमेंट हुआ। तो मैं यह समझता हूँ कि भारत में मलाला यूसुफजाई जैसी कोई लड़की न हो, इसके लिए आवश्यक है कि हम
आतंकवाद को आतंकवाद की तरह ट्रीट करें और इसको हम राजनीतिक कलर न दें। और दूसरी बात एक और है, अगर हम ये ओवैसी पता नहीं ओवैसी क्या बातें कर रहे हैं, अगर ओवैसी ये कहता है कि बाबरी मस्जिद जब शहीद हुई थी तो उसके बारे में वो कंपेयर कर रहा है इस शहादत से जिसमें कि 257 लोग मारे गए और 800 के तकरीबन लोग उसमें घायल हुए। तो वो शहादत ये शहादत की जो हमारा पार्लियामेंटेरियन तुलना करता है तो शायद वो ये कहता है कि कुछ आतंकवाद अच्छा है, कुछ आतंकवाद खराब है। ये बहुत ही डेंजरस ट्रेंड है और ये उम्मीद नहीं की जा सकती है एक आदमी जो कि कानून बनाने के लिए कानून बनाने के मंदिर में बैठा है पार्लियामेंट में। अफसोस की बात है। संदीप जी, देखिए मैं तो एक ही बात कहूंगा, जो भारतीय मुसलमान को लेके हिंदू मुस्लिम और धर्म को आड़ बना के राजनीति कर रहे हैं, मैं आज कहता हूं कि भारतीय मुसलमान देशभक्त हैं, लेकिन उनको ऐसे पिरोया जाता है कि ये भी तथ्य सही है कि ज़्यादातर आतंकवादी भी मुसलमान हैं, लेकिन जिस तरह से आप अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए आप धर्म का आड़ लेते हो, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। जिस राष्ट्र में आप हैं उस राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं है। ये राष्ट्र तो सबका है, सबको मिलकर इसको गुलदस्ता बनाना। तो हमें लगता है कि बी डी मिश्रा जी ने जो बात की उसको मुझे और बढ़ाना चाहिए कि देखिए आतंकवादी किसी जात और धर्म का नहीं होता। मुंबई में मरने वाला कोई एक जाति और एक संप्रदाय का नहीं था, उसमें हिंदू भी था, मुसलमान भी था, सिख था, ईसाई था, सभी धर्म के लोग थे और आज उनका दुख जाके देखिए वो कैसे हैं। तो हमें लगता है आतंकवाद के मुद्दों पे हमें साझा प्रयास करना चाहिए और ये रणनीति होनी चाहिए भारत में, पक्ष में बैठे नेता हो, विपक्ष में हो या भारत में जो भी लोग हैं, कि इसके विषय में जब भी आतंकवाद का विषय आए तो सब लोग एक साथ मुखर होकर इसका विरोध करें, न कि जब आप विरोध इस तरह की बातें करते हो और समाज में फिर गलत मैसेज आता है, समाज को आप विभाजित करने की कोशिश करते हो। तो भारतीय समाज एक है और उसे आप तोड़ने की कोशिश मत करो। और कोई भी आप जात के हो या जमात के हो या धर्म के हो, ये जनता आप समझने लगी है, नई पीढ़ी तो खास तौर से समझ रही है कि आप कहना क्या चाहते हो और कर क्या रहे हो। तो संदीप जी, आतंकवाद को लेकर कितना सीरियस है आपकी सरकार, ये बताइए। मैं तो पहले भी कहा ना, मैं आप सब और ये सरकारें भी तो हमसे चलती हैं और खासतौर से हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार, हमने पहले आने से पहले भी, सत्ता में आने से पहले भी जब हम जा रहे थे तो हमने बार बार जनता के बीच जाके यही कहा कि आतंकवाद के विषय पे या कोई भी ऐसा मुद्दा जो राष्ट्र को, बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है, मैं आपको बता तो रहा हूं, आतंकवाद के मुद्दों पे जीरो टॉलरेंस है। अंदर चला आता है और यूं ही हमारे लोगों को मार के चला जाता है। हाँ, कोई बात नहीं, आप देखिएगा क्या होगा उनका, जो लोग भी इसमें शामिल होंगे उनके साथ तो क्या होगा। हम इंतजार करेंगे कि पहले हमें सरकारें पहले इतनी मुखर नहीं थी कांग्रेस के समय और पिछले समय में जिस तरह से उनका शोषण पोषण हुआ है, आज वही नतीजा है कि वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अपना रुतबा। उनका रुतबा नहीं बढ़ रहा है और बढ़ेगा भी नहीं, क्योंकि अब देश में वैसी मानसिकता नहीं है। आपके साथ ब्रेथलेस होंगे, मेरा सवाल एक जगह ब्रेथलेस है नहीं ना, जो सवाल का जवाब दे रहा हूं मैं आपके। इंतजार करेंगे कि पहले हमें वो मारेंगे, उसके बाद हम कोई प्रॉम्प्ट एक्शन लेंगे, कोई प्रॉम्प्ट सॉलिडिटी बनाएंगे? क्या करें हम, आप बताइए हम क्या करें? जब हमारे ही यहाँ के कुछ लोग उसके शोषक पोषक होते हैं तो उनको पकड़ना पड़ेगा। आपके अंदर अगर कैंसर है, आपका शरीर बीमार है, तो सबसे पहले उस बीमार शरीर को ढूंढना पड़ेगा और हमारी एजेंसियां काम कर रही हैं। इसी की तो तड़पड़ाहट है, इसी की छटपटाहट है, ये चीजें हो रही हैं और उनके साथ माकूल जवाब दिया जा रहा है। आज गृह मंत्री खुल के बोलते हैं कि अगर किसी ने हमारे साथ कुछ किया, बुरा भला किया, हमको उसका जवाब देंगे, उत्तर दे रहे हैं। हम चुपचाप होके उसको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, काउंटर करना चाहते हैं। देखिए संदीप जी बहुत अच्छा पक्ष रख रहे हैं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं वो इसके एकदम एडवर्स हैं। यदि हम आतंकवाद की बात करते हैं तो पाकिस्तान से तो असफल है ही है ये आतंकवाद से लड़ने के लिए। पाकिस्तान डेली लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस कर रहा है, डेली हमारे लोगों को मार रहा है। आपकी उपज है, मैंने आपको बिल्कुल नहीं बोला, प्लीज आप लोग इस देश को समझ के ये पहले से जो जहर उस जहर को आप रोक पाते, ये बुराई कर करके आज इस समय भी बुराई कर रहे हैं। ऐसा समय भी बुराई कर रहे हैं। आपके पास कुछ भी नहीं है। मैं इनके पीछे बिल्कुल नहीं नहीं, आप बोलिए पाकिस्तान के आप बिल्कुल खिलाफ है। दूसरी बात सुन लीजिए, आपके नजर में पाकिस्तान बहुत बड़ा राष्ट्र है, भारत कुछ भी नहीं है। पीडीपी के साथ जो आतंकवाद की पोषक रही है शुरू से लेकर अब तक, उसके साथ अलायंस चला रहे हैं। आप किस बात आतंकवाद की बात करते हैं? मिस्टर साबिर अली, राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको आप आतंकवाद से सरिता बताते थे, आज आप उनको बिहार में अपनी पार्टी ज्वाइन करा रहे हैं।
ठीक है, मैं भी गिनाऊं फहरिस्त आपकी? गिनाइए। आप शुरू से लेके अभी तक जितने एक से एक आपने उन लोगों को तरहीज दिया जिसने पोषक बन के घूम रहे हैं, जितने लोगों ने राजनीति में प्रवेश किया, राजनीति का अपराधीकरण हो गया, भारत भ्रष्टाचार में फूलने लगा। आपने क्या किया देश में? अगर आप सही किए होते तो आज आपकी एक बता दीजिए, आप सिर्फ लड़ना चाहते हैं। आज भी आप इतनी निगेटिव में बैठे हैं। संदीप जी, ठीक है, मैं अमित जी से कुछ सवाल करूंगी। अमित जी, आपसे भी कुछ सवाल बनेंगे जरूर, जरा ध्यान से सुनेगा। आपने कहा कि आपकी सरकार प्रतिबद्ध रही है आतंकवाद से लड़ने के खिलाफ। 2008 26/11 का जो हमला हुआ था, आपकी सरकार थी। दाऊद इब्राहिम ने 1993 में जब ये हमले को अंजाम दिया, याकूब मेमन जिसको आज फांसी हो रही है, ये तमाम चीजें हो पाई इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र में आपके साथ मिलकर एनसीपी की सरकार थी, कांग्रेस और एनसीपी की सरकार थी। तमाम जगहों पर अगर देखा जाए, अफजल गुरु के तमाम उस पर भी आप लोगों ने जो प्रतिक्रियाएं उठाई थी, तमाम अगर चीजों को उठाकर देख लें तो कहीं ना कहीं से तो आपकी सरकार पर भी सवाल उठ रहा है। आप आज जिस तरीके से सवाल उठा रहे हैं, आप खुद सवालों के घेरे में। देखिए, आतंकवाद अगर मुंबई हमला, मुंबई आतंकवादी हमला कांग्रेस हमेशा प्रतिबद्ध रही है। नहीं थी। हमारे देश के प्रधानमंत्री आतंकवाद के शहीद हुए हैं, चाहे पंजाब का मामला हो, उन्हीं की वजह से फांसी नहीं पाई, आपकी सरकार की वजह से। यदि आज शांति है, आपके प्रधानमंत्री कांग्रेस की नीतियों की वजह से नहीं हो पाई। आतंकवादी लेकिन आज की सरकार है, कभी सोचा आतंकवादियों से हाथ मिला रही है, जो आतंकवाद की पोषक राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके साथ मिल रही है। याकूब मेमन को आप लोगों की सरकार के काल में फांसी क्यों नहीं दी गई थी? ये सवाल मेरा आपसे। मैं आपको बताया ना, जब चीज न्यायालय में है तो न्यायालय का प्रोसेस होता है, उसमें आप न्यायालय के प्रोसेस में सरकारी तो काम करती है, सरकारी तो केस लड़ती है जनता की। जज को बोलती है क्या? अरे हाँ बिल्कुल, सरकार की तरफ से ही वकील खड़ा होता है साहब, आपको पता होना चाहिए। सारी केसें स्टेट वर्सेस होती है, सरकार लड़ रही होती है, कोर्ट के अंदर सरकार अपनी लड़ाई लड़ती है। अगर आपकी सरकार विफल रही, एक विफलता का ढिढोरा और उस विफलता को ठीक है संदीप जी, कानूनी पहलू को आप समझने की कोशिश करें। वकील साहब बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट के, बता रहे हैं स्टेट वर्सेस वो केस सरकार की तरफ। ठीक है संदीप जी, आप शांत रहेंगे तो एक ही दूसरे बोल पाएंगे। आप दोनों शांत रहेंगे तो बोल पाएंगे। संदीप जी और अमित जी, आप दोनों शांत रहेंगे तो एक ही दुबे जी बोल पाएंगे। आप लोगों से अनुरोध है कि अब आप शांत रहें। एक ही दुबे जी। न्यायपालिका प्रश्न उठा रहे हैं, गवर्नमेंट चलाती है न्यायपालिका, आपने उठा रहे हैं। आप कह रहे हैं गवर्नमेंट चलाती है, गवर्नमेंट नहीं चलाती, गवर्नमेंट के अंदर अपना पक्ष रखती है, कोर्ट कचहरी। ठीक है संदीप जी, सरकार के वकील लड़ते हैं, वो सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं। संदीप जी और अमित जी, मैं आप दोनों से अनुरोध करूंगी कि आप अगर कानूनी पहलू ज्यादा समझने की कोशिश करना चाहते हैं तो ठीक है, एक ही दुबे जी बैठे हुए उसे समझाने के लिए। दुबे जी जी देखिए, बिल्कुल संदीप जी ये बात सही कह रहे हैं कि जो सरकार के ही रिप्रेजेंटेशन जो इस कोर्ट्स में होता है सरकार की तरफ से, वो सरकार के ही अपॉइंटेड लॉयर्स होते हैं। चाहे ऑनरेबल अटॉर्नी जनरल की अगर हम बात करें, उन्होंने जो आज सुप्रीम कोर्ट में पहलू रखा, वो भी सरकार के ही अपॉइंटेड अटॉर्नी जनरल हैं। और नीचे की कोर्टों में भी अगर प्रोसिक्यूशन को कोई कोर्ट के सामने रखता है, जब मामले की सुनवाई चल रही होती है, ट्रायल चल रहा होता है, वो भी लोग सरकार के ही लोग होते हैं, या सरकार उनको अपॉइंट करती है, स्पेशल प्रोसिक्यूटर बनाती है, या वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनते हैं एग्जाम पास करके। तो सर, क्या आपको लगता है कि इस पूरे प्रकरण में अगर देखा जाए तो कांग्रेस की जब गवर्नमेंट थी, जो उन्हें करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया? देखिए, ये मैं इस बात पर नहीं कहूंगा, क्योंकि हर केस का एक अपना अलग पहलू होता है। अगर 1993 के ब्लास्ट को हम 26/11 के ब्लास्ट से जोड़ करके देखते हैं और ये कहते हैं कि इसमें कसाब को पहले सजा हो गई, और जो दिसंबर में पार्लियामेंट पे अटैक हुआ उसमें अफजल गुरु को पहले सजा दे दी, फांसी दे दी गई। हर किसी का, इसमें सैकड़ों लोगों की मौत हुई थी, बहुत सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस थे, बहुत सारी रिपोर्ट्स थी, और बहुत सारे एविडेंसेस ऐसे थे जो पाकिस्तान में भी थे या देश में नहीं थे। और याकूब मेनन भी जिस तरह से पकड़ा गया, जिस तरह से आया, कहां से आया, उन सारे एविडेंसेस को कलेक्ट करने में निश्चित तौर पर प्रोसिक्यूशन को भी टाइम लगा होगा। उसके बाद आया 2007 में फैसला हुआ, और 2007 से सारे लीगल हर्डल्स को क्रॉस करते हुए 2015 में अब जाकर के फांसी की डेट, तारीख और आखिरी फैसले की मुहर लग चुकी है, अब मुकर्रर हुई है। तो ये नहीं कहूंगा, लेकिन ये जरूर है कि न्यायालयीन प्रक्रिया है जो अपने हिसाब से चलती है, और ये देश की कानूनी व्यवस्था है, वो उसी हिसाब से चलेगा। उसमें कोई ये कहे कि नहीं साहब वो सरकार, ये सरकार, हाँ सरकारें ये जरूर कर सकती हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दें, एक ही स्पेशल कोर्ट दे दे जो एक ही केस की सुनवाई करेगी, डे टू डे हियरिंग चलाए, ये सरकारों के हाथ में जरूर होता है। समझिए संदीप जी कि पीपी और अटॉर्नी जनरल अपॉइंट करना काम है, लेकिन जजमेंट पे सरकार का अधिकार नहीं होता है। अरे भैया, आप क्यों ऐसे बात कर रहे हैं? आप बताइए ना, अगर भी बड़े नेता हैं,
छह साल आपकी गवर्नमेंट रही वाजपेयी सरकार की, आपने क्यों नहीं करवा दिया अंदर? ये तो पुराना केस है ना, 22 साल पुराना। 10 अगर साल आप आपकी इतने ही सरकार संजीदा भी थे, अभी जी, 10 साल अगर आप कांग्रेस के लोग आज कम से अगर आप कम इस इतने ही विषय संजीदा पे थे, याकूब फिर आप ही ये मेमन बात के छेड़ रहे विषय हैं पे ना। प्लीज पॉलिटिक्स आप ही मत ये बात छेड़ करिए। रहे हैं, और आप संदीप जो जी। पॉलिटिक्स कर रहे हैं उससे देश को बहुत नुकसान संदीप जी, पहले आप हो ये बात चुका छेड़ है, रहे हैं। और अब और हमारे ज्यादा किसी- नुकसान में इस देश को हमारे मत किसी भी डालिए। नेता ने आज ये नहीं बोला कि गलत फैसला है। आप ही ये बात छेड़ रहे हैं। प्लीज आप पॉलिटिकल इशू दे रहे हैं उसको। आज के दिन प्लीज कम से कम आप प्लीज हाँ, चलिए, संदीप ठीक है, जी, आप बीडी ध्यान से मिश्रा बात के पास करिए। जाओगे। पूरा नहीं, जस्टिस- ध्यान से बीडी मैं तो मिश्रा बात के कर रहा हूँ, पास मैं पूरा सोच समझ के बात कर रहा हूँ। सरकार जिस की क्या हिसाब से नीति होती है, आप कर सरकार रहे किस तरह हैं काम इसको करती है? पर्सनल लेके बात कर रहे हैं, पर्सनल बात मत करिए। सरकार की बात मत करिए। अगर इतने आपकी आसान था, आपकी आपकी तो सरकार वाजपेयी इतनी सरकार अच्छी की- होती, वाजपेयी सरकार ने आज क्यों की नहीं डेट सबको में 6 साल फांसी दे दी? आपके जो प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री थे उनके हत्यारों को इस तरह छोड़ा नहीं गया होता। चलिए बीडी मिश्रा जी के पास आएंगे। बीडी मिश्रा जी, आप देख रहे हैं पॉलिटिसाइज किया जाता रहा है इस तरीके के मसले को। अभी याकूब मेमन को फांसी हुई है, उसे पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, लेकिन फाइनल फांसी होगी ये तय है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन, इस मसले को भी पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। आपको नहीं लगता कि इस तरीके के जब पॉलिटिकल इवेंट सामने आते हैं, पॉलिटिकल जो डिटेंशन सामने आते हैं, उससे कहीं ना कहीं से वो जो टेररिस्ट है उनको एक हौसला अफजाई उनकी हो जाती है? मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा कि जो भारत के सुरक्षा का सबसे बड़ा खतरा है वो पाकिस्तान से है। और जब हमारे यहाँ ऐसी बातें होती हैं और पाकिस्तान ये देखता है कि हमारी भी सोसाइटी डिवाइडेड है या हमारी भी राजनीति डिवाइडेड है और हमारी राजनीति में सबसे ऊपर देश की सुरक्षा नहीं है, तो लोग काफ़ी खुश होते हैं, हमारे ऊपर हंसते हैं और उनको उनकी हौसला अफजाई होती है कि ये ट्राई करते रहें, क्योंकि हो सकता है कि कहीं ना कहीं उनको सक्सेस मिले। तो मैं समझता हूँ कि इन सब मामलों पर, ख़ास तौर से सुरक्षा के मामले पर, राजनीति, धर्म और अपना एक जो लॉबी है, रीजन है, अपना वोट बैंक है, इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। क्योंकि अगर भारत सुरक्षित नहीं रहेगा तो सभी राजनीतिक पार्टियां और सभी नागरिक, चाहे जिस भी पार्टी में हो, उनको सबको नुकसान होगा। यहाँ फिर मलाला यूसुफजाई न हो हमारी लड़की, ये हमको चिंता करनी चाहिए। चलिए, बहुत कम शब्द है इसलिए दुबे साहब के पास मैं लास्ट में एक कमेंट जरूर चाहूंगी। दुबे साहब, याकूब मेमन का जो इंटरव्यू हमने सुना, सीधे सीधे वो एक्सेप्ट कर रहा है कि पाक स्पॉन्सर करता है इंडिया में टेररिज्म, और तमाम उन लोगों के नाम भी ले रहा है जो 93 ब्लास्ट में इन्वॉल्व थे। क्या ये एविडेंस काफी नहीं है? बिल्कुल, ये एविडेंस अपने आप में काफ़ी है, क्योंकि ऑडियो और वीडियो दोनों है, उसमें उसकी रिकॉर्डिंग है जिसमें वो एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन और भी बहुत सारे एविडेंसेस थे, उनको भी, क्योंकि जब ट्रायल चलता है तो पूरे मसले का ट्रायल चलता है, तो पूरे मसले का ट्रायल चलते हुए और उसी का नतीजा है, वो भी एक एविडेंस है, उसी का नतीजा है जिसकी वजह से आज उसको फांसी पर लगाया जा रहा है। हम ये उम्मीद करते हैं कि जितने एविडेंस अब कलेक्ट हो चुके हैं, उन एविडेंस के आधार पर टाइगर मेमन और दाऊद इब्राहिम भी जल्दी फांसी के फंदे पर झूलते हुए नजर आएंगे। इसी उम्मीद के साथ आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और चलते चलते सीधे सीधे मैसेज यही है, तमाम मेहमानों ने यही मैसेज दिया है कि आतंकवाद और आतंकवादियों को अगर आप संरक्षण देंगे तो आप अपने देश की संप्रभुता पर ही सवाल खड़ा कर देंगे। ऐसा ना हो, इसलिए आतंकवाद को जड़ से मिटाइए। चलिए, इसी के साथ बात को देखे बस इतना ही। जय।